ओके, हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज के अपने एपिसोड के अंदर अपन शुरू करने वाले हैं परमाणु के जो चारों ओर जो कोश होते हैं उस कोश के अंदर किस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल्स है उस रूल्स को अपन ऑब्बो नियम के नाम से जानते हैं। अब ऑब्बो एक वैज्ञानिक था जिसने ये बताया कि परमाणु के चारों ओर जो वृत्ताकार कोश होते हैं उस कोशों में किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि परमाणु के जो नाभिक होता है उस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ओके, वो नाभिक के अंदर होते हैं। उस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वर्ताकार कोश होते हैं, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख भी रहा है कि कैसे इस वर्ताकार कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ इस प्रकार अभी चक्कर तो लगा रहा है, इसका तो हमको पता है, लेकिन इनके चक्कर लगाने का जो तरीका है वो कैसा है वो आपको देखना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि नाभिक के चारों ओर जो कोश होते हैं वो कोश का नंबर n बराबर 1 से बिलोंग करते हैं। अगर n बराबर 1 हो तो उसका नाम अपना k होगा, n बराबर अगर 2 हो तो उसका नाम l होगा, n बराबर अगर 3 हो तो उसका नाम n होगा, n बराबर अगर 4 हो तो उसका नाम n होगा। इस प्रकार k l m n ये अपने कोश थे। और कोश के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते कोश, जिसको अपन S, P, D और F के नाम से जानते थे। क्लियर। इसके बारे में अपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और आपको ये भी पता चल गया है कि S में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है, 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10, F के अंदर 14। ओके। इस प्रकार जो उपकोश है, उपकोश से मिलकर बने होते हैं कोश। तो कोश के अंदर जो K है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। L के अंदर कितने आएंगे, 8 आएंगे, M के अंदर 18 आएंगे और N के अंदर 32 आएंगे। अब आज हमको जो पढ़ना है वो हमको ये पढ़ना है कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाएंगे। क्या ऐसे उठा के हम क्या उसको ऐसे भर देंगे, नहीं। तो देखो, उनको भरने के लिए वैज्ञानिक ऑब्बो ने अपना नियम दिया था, इसलिए उस नियम को कहते हैं अपन ऑब्बो का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम आपके परमाणु में, देखो इस नियम की जो मेन बात है वो अपन लिख लेते हैं। परमाणु के ऊर्जा स्तरों में, मैंने आपको पहले कह दिया है कि ऊर्जा स्तर का मतलब क्या होता है, कोश। तो परमाणु के ऊर्जा स्तरों मतलब कोशों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम, इसे अपन किस नाम से जानते हैं, इसे अपन ऑब्बो के नियम से जानते हैं, ठीक है ना। अब अपन को देख लेते हैं कि ऑब्बो का जो नियम है वो होता क्या चले एक्चुअली में। तो देखो, ऑब्बो को नियम को बनाना है तो बिल्कुल एक संक्षेप में उसको हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको काउंटिंग लिखनी है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब चाहे तो आप पहले 8 भी लिख लो, क्योंकि कम से कम अष्टक नियम का 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी 1 लिख गया, 1 के पास आपको 2 है तो 2 के अंदर आपको 2 लिखने, 3 है, 3 के अंदर आपको 3 संख्या लिखनी है, 3 3 3, 4 के अंदर 4 बार लिखना है, 5 के अंदर भी आपको 4 बार लिखना है, 6 के अंदर वापस घटते क्रम में वापस 3 आ जाएंगे, 7 के अंदर वापस ये आ जाएगा और 8 ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये असेंडिंग, देख लो आप, ऐसे ये बढ़ रहा है फिर वापस घट रहा है, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर आपको जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या है, मैं जो लिखे है ये आपके कोश के नंबर है, के एल एम एन, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। तो उपकोश लिख ले। पहले कोश के अंदर उपकोश कौन सा होगा, आपका S होगा, दूसरे के अंदर S होता है और P होता है, मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर। तीसरे के अंदर S होगा, P होगा और D होगा। इसके अंदर S होगा, P होगा, D होगा और यहाँ पर F आ जाएगा चौथा। यहाँ पर भी, यहाँ पर 4 है तो ये S, P, D और F। इसके अंदर वापस एक F कट जाएगा, S, P और D।
यहाँ पर एस और पी और यहाँ पर एस। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ सिस्टमेटिक वैसे आपको करते चलना है। अब क्या करना है, एक सुंदर सा गोला आपको इसके चारों ओर बनाना है, बिल्कुल शानदार। बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है ताकि कोई भी गोला किसी को टच ना करे। इतना काम करने के बाद अब अपना 100 में से लगभग 90% काम हो गया है। 100 में से लगभग 90% काम अपना हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो गोला बनाया हुआ है इन गोलों के ऊपर क्या लगाना है, तीर लगाना है। क्या लगाना है, तीर छोड़ना है। और तीर कैसे छोड़ना है, ऊपर से छोड़ना है। ऐसे क्या छोड़ना है, ऊपर से तीर नीचे आएगा और तीर के बीच में जो भी आएगा उनको काटते हुए चलना है। चले देखते हैं अपन। जैसे देखो, पहले तीर ऊपर छोड़ते हैं, ये से ये तीर आ जाएगा ये वाला, फिर यहाँ से शुरू होगा ये वाला, फिर ये शुरू होगा, फिर इसके बीच में 3S भी आ रहा है, जो आ रहा है बीच में चलता चलना। फिर देखो इसके अंदर ये शुरू होगा, फिर ये 5 वाला, ठीक है, फिर ये वाला 6S वाला, फिर ये 7S वाला। कुछ नहीं करना है, जो बीच में आ रहे हैं उनको लेते हुए चलना है। इस प्रकार चलना है, ठीक है ना। और यहाँ बनाना है आपको एरो, यहाँ बनाना है आपको ये एरो, ठीक है। तो ये अपना ऑब्बो का रूल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपके घटते क्रम में आ जाएगा और ये वापस बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। अब इसमें यही आपका ऑब्बो का नियम है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इनको लिखना कैसे है वो आप देखो। देखो ये लिखने का जो तरीका है वो आपको देखना है। पहले कौन आएगा, ऊपर से आ रहा है, पहले कौन है ना 1S है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले ये 1S है। 1S के बाद वापस ऊपर जाना है, 1S के बाद किसकी बारी है, 2S की आ रही है, तो ये मैंने लिख लिया 2S। 2S के बाद वापस ऊपर जाएंगे, किसकी बारी आएगी 2P। 2P के बाद में फिर 3S, तो ये 2P लिख लिया, 2P के बाद में लिख लिया 3S। 3S के बाद वापस ऊपर जाएंगे, फिर वापस 3P की और 3P के बाद में 4S, ये 3P की और 3P के बाद में 4S, फिर वापस ऊपर जाएंगे 3D 4P 5S, 3D 4P और 5S, फिर आप ऊपर जाएंगे 4D 5P 6S, 4D, फिर कौन सा 5P, देखो 5S आ गया इसलिए 5P और 5P के बाद में 6S। 6 के बाद में ऊपर जाएंगे तो 4F आ जाएगा, ये 4F आ जाएगा, 4F का बाद में D के बाद में 4F आ जाएगा, सॉरी 4F आ गया, 4F के बाद में 5D, 5D के बाद में 6P और 7S, 6P और 7S। उसके बाद ऊपर चलेंगे, फिर आपका 5F है, 5F के बाद में 6D है, 6D के बाद में आपका 7P है और 7P के बाद में आपका 8S है। तो ये आपका क्रम हो गया। अब देखो इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो 1S के बाद में 2S आया, 2S के बाद में 2P आया, 2P के बाद में 3S आया, 3S के बाद में 3P आया और 3P के बाद में यहाँ पर 3D है। लेकिन आप सोचो कि 3P के बाद में सर कौन सा आ गया है, ये 4S आ गया। 3P के बाद में बारी किसकी आनी चाहिए थी, 3D की आनी चाहिए, लेकिन बारी किसकी आ गई है, 4S की। अब ये तो होता ना, जब एक्चुअली देखो अपन ऐसे अगर लिखेंगे इनके अनुसार, तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कार्बन का, है ना, जैसे मैं लिखता हूँ क्लोरीन का, तो क्लोरीन का लिखूंगा, तो क्लोरीन का आपको पता नंबर कितना 17 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने 17 होंगे, तो देखो कैसा बनना हो, आपको पता है एस में कितना आते, 2 आते, पी में कितने आते, 6 आते, डी में कितने आते, 10 आते और एफ में 14 आते। तो भरेंगे तो 1s2, एक बार हम ऐसे देख रहे, फिर 2s में भी कितना आएगा 2s2, 2p में कितना आएगा 6, 2p 6 के बाद में फिर 3s2 के बाद में फिर 3p, तो कितने को देख लो 6 6 10, 10 और 2 12, 12 5 ये 17 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन जैसे इसके बाद में जैसे कोई आएगा, जैसे मान लो अगर अपने आ गया कैल्शियम आ गया, इसके बाद अगर कैल्शियम की बात कर लो, कैल्शियम का नंबर 20 है, 17 यहाँ तक हो रहा है और 17 के बाद में देखो ये आपका 6 करूँगा तो आपका 18 हो जाएगा। 18 के बाद में आप 2 इलेक्ट्रॉन बचे हो ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन सोचेंगे तो अपन इसमें भरेंगे,
अगर हम साधारण विन्यास देखेंगे तो 18 के बाद में ये 2 20 हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसके अंदर अपने ऑब्बो के नियम को लागू नहीं किया। ऑब्बो का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे कोशों के अंदर वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो 3p की जो ऊर्जा होती है, सॉरी 3d की जो ऊर्जा होती है वो 4s से क्या है, ज़्यादा है। 4s से क्या है, ज़्यादा है। देखो 4s पहले कम आया, पहले क्यों आया, क्योंकि इसकी 4s की ऊर्जा क्या कम है और 3d की ऊर्जा ज़्यादा, इसलिए बाद में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको बढ़ना है। अब इस ऑब्बो नियम का इस्तेमाल करते हुए अपन कुछ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जहाँ पर भी आपको कोष अगर S दिख रहा है तो उसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ाए जाएंगे, 2। P में कितने आ जाएंगे, 6। D में कितने आ जाएंगे, 10। F में आ जाएंगे आपके 14। इस प्रकार से इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरना है। चलिए तो पहले अपन देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन का अगर नंबर लिखिए, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8 होता है। अपन छोटे शुरू करते हैं फिर बड़े बढ़ेंगे। तो आपको तो देखो यहाँ शुरू करना है। ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 ना। अपन देख लेते हैं, आपको बढ़ने की तरफ बताओ। 1 2 3 4, ये बोला दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो तो 1s भरेंगे, ये 1s में कितने आए, 2 आए, तो 2 काट लो। फिर 2s की बारी है, 2s, इसके पीछे s में कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 काट लो। अब किसकी बारी है, ये 2p की आ रही है। 2p, p में बड़ा अधिकतम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो बचे कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 कर दो। क्लियर, कुछ नहीं करना है। जितने बचे आपको p में देखो अधिक से मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो 6 तक आपको पढ़ने, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। आगे देखो, जैसे कि मैं बताता हूँ फॉस्फोरस का, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। नंबर 15, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15 होंगे। तो देखो 15 करते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी ये 1s2, चलो 2 काट लिए। उसके बाद में 2s2, 2 और काट लिए। फिर 2p, और p में अधिक से कितने 6 आएंगे, तो इसे 1 2 3 4 5 6 काट लिए, ठीक है। और 2p के बाद में किसकी बारी है, 3s की, तो 3s2 आए, तो इसमें ये 3s2 काट दिए। और 3s2 के बाद में किसकी बारी आ रही है, 3p की आ रही है, तो ये 3p में 6 तक आएंगे। लेकिन बच्चे कितने देखो, 1 2 और 3, तो यहाँ पर आपको शानदार तरीके से 3p3 लिखना है। इस प्रकार से आपको करना है। अगर इसकी क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन की मैंने बताई है आपको अभी भी। यहाँ तो क्लोरीन में आपको ये पूरा ऐसे कैसा चलेगा, और क्लोरीन में आपके 3p, आपको देखो 3p3 बढ़ता तब का आपका कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, 15, कितने थे 15। अब 15 के अंदर क्या बढ़ाने, सिर्फ 2 बढ़ाने, 16 17। तो इस 3 के अंदर कितने बढ़ जाएंगे, 2, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, 3 5 5 17 हो जाएंगे। अगर देखो जैसे कि एक लेते हैं अपन आर्गन। अब आप सोचेंगे सर एक आर्गन, तो आर्गन से 3p6 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बिल्कुल सर हो गए 10 और 6 8 18 हो गए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है, देखो आप ये एक लिखा हुआ है, ये आपका पहला क्वेश्चन, क्लियर। 2s और 2p, 2s और 2p दोनों का आगे 2 2 है। ये देखो जो अगला जो नंबर दिख रहा है ये आपका कोश का नंबर है, और पीछे जो sp है वो आपके उपकोश है। तो 2s और 2p मतलब ये कोश तो आपका दूसरा ही है, लेकिन 2 कोश के अंदर उपकोश कितने भरे हुए, s भरा हुआ, p भरा हुआ, क्लियर। तो दूसरा कोश हो गया। तो यहाँ पर नंबर 3 आ गया, और यहाँ पर नंबर 3, मतलब ये कौन सा कोश है, तीसरा कोश है। तीसरे कोश के अंदर उपकोश कौन से, s और p। अब आपको इलेक्ट्रॉन गिनना है। देखो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 आए। इसके अंदर देखो 6 और 2 8, इसके अंदर आपके 8 आए, 6 और 2 8, ये 8 आ गए। इसको बोलते हैं 2 8 8। इसमें 3 कोश है, पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश के अंदर भी 8। इसका मतलब आप देख रहे हो कि पहले कोश के अंदर भी अष्टक पूर्ण है, दूसरे कोश के अंदर भी अष्टक पूर्ण है, और तीसरे कोश के अंदर भी अष्टक पूर्ण है। अब ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनके हर एक कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते, पूर्ण होते, उसको अपन क्या कहेंगे, अक्रिय तत्व। क्या कहेंगे, अक्रिय तत्व, जो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते। अब देखो थोड़ी और बात कर लेते। जैसे अगर मैं अपन बात करें अगर क्रोमियम की, किसकी बात करें, क्रोमियम की। अब आप सोचेंगे प्रोफेसर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कहाँ से लाए, स्कूटी वैन कार में फैकोनी कॉपर जिंक, वो ट्रिक कब कम आएगी।
तो देखो क्रोमियम का पता नहीं है, स्कूटी, वैन, कार, चार नंबर ना, तो 21, 22 और 23 और 24, इसका नंबर कितना हो गया 24। बिल्कुल कोई हेडेक नहीं है, आराम से आपको किसी भी का नंबर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर भी क्या है 18 है, तो 18 तक तो आपके यहाँ तक चलेगा, ये पूरा ऐसे कैसे चलेगा। और 3P के बाद में बार किसकी आ रही है 4S की, इसके बाद में ये 3P तक आ गया, 3P6 आ गया, और 3P6 के बाद में आएगा 4S2। तो 18 के बाद में 2 आ गए, कितने हो गए 19 20 हो गए। अब 20 के बाद कितने बचे 4 बचे हुए, तो इसके बाद में किसके बाद है 3D की, तो 3D में 10 तक आएगा, लेकिन अपने पास बचे कितने 4, तो ये 3D 4 आ जाएगा, बिल्कुल हेडेक नहीं है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जैसे कि अगर फेरियम की है, इसका नंबर कितना होगा, देखो स्कूटी, वैन, कार, मैं, फै, तो देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, मस्त अंदर एकदम। तो इसका नंबर है आपका 26। इसके अंदर भी आपको पता है, सिर्फ देखो इसका 24 है, इसका 26 है, 2 ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, और इसके अंदर आपके 3D के अंदर जो 4 है इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 और 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास इजीली से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है, कुछ होमवर्क तो आपको घर पर ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप घर पर ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं कोश के बारे में। कोश को अपन क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। कोश के अंदर छोटे छोटे उपकोष होते हैं। क्या होते हैं, उपकोष। इन उपकोषों को क्या कहते हैं, सब ऑर्बिट। क्या कहते हैं, सब ऑर्बिट। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार उपकोष के अंदर भी छोटे छोटे, क्या कहेंगे फिर, उपकोष के अंदर भी छोटे छोटे कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक, जिनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। इस प्रकार से हम क्या समझे कि कोश के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक। कोश को तो, उपकोष को हमने पहले पढ़ लिया है। जैसे कोश को आपको पता है n बराबर 1, n बराबर 2, m बराबर 3 और m बराबर 4 से अब आइडेंटिफाई करते हैं। अगर m बराबर 1 है तो कोश का नाम क्या होगा, k, 2 पे l, 3 पे m और 4 पे n। इस प्रकार k की बात की जाए, k के अंदर आपको पता है उपकोष एक ही होता है जिसका नाम है s। l पे उपकोष 2 होंगे, एक s एक p। m पे एक s एक p और एक d होगा। और n की बात की जाए तो इसमें एक s p d और f। इस प्रकार से अब कक्षक की बात करते, ठीक ना। तो देखिए कक्षक के अंदर बात करें, अगर आपका कक्षक s है तो s के अंदर कक्षक आपका एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अब अगर p कक्षक की बात की जाए तो p कक्षक के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो इसके अंदर कक्षक की संख्या 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। एक मिनट मैं गोलक कर लेता हूँ, गोलक बता देता हूँ। तो इसके अंदर कक्षक की संख्या 3 है। इस प्रकार ये आपके 3 कक्षक हो गए, ठीक है। अब 3 कक्षक है, तीनों कक्षकों का विन्यास अलग अलग होता है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। डी के अंदर 5 होते हैं, तो ये इस प्रकार हम 5 कक्षक बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब अगर ऐप की बात की जाए तो ऐप के अंदर 7 कक्षक होते हैं। इस प्रकार हम 7 कक्षक बना लेंगे, एक एस, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। एक ज़्यादा बन गया है, कोई बात नहीं, हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है।
अब अपने अगर P की बात की जाए तो देखो S कक्षक है, S कक्षक की अगर बात की जाए तो S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है और P कक्षक के अंदर क्या होते हैं, इसकी आकृति डंबलाकार होती है। पहले अपन S की बात करते हैं। देखो S की आकृति कैसे हुई, गोलाकार हुई। कैसे हुई, गोलाकार हुई। साथ में आपको से भी बताते चलता हूँ मैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे और P कक्षक की आकृति बात की जाए तो P की जो आकृति होती है, P की जो आकृति हो रही है वो होती है डमलाकार। कैसे होती है, डमलाकार। आपने महादेव भगवान का जो डमरू देखा होगा, किनारों से चौड़ा होता है, बीच में उसका अक्ष होता है। इस प्रकार से डंबल के नुमा इसकी आकृति होती है। जो डमरू बजाते हैं ना, तांडव करते वो वाला। अब अगर डी कक्षक की बात की जाए तो इनकी आकृति जो होती है वो होती है द्विडमलाकार। कैसी होती है, द्विडमलाकार। डंबल तो ये के ही, लेकिन इसके अंदर डंबल कितने होंगे, डबल होंगे, 2 बार होंगे। ठीक है। एफ कक्षक की आकृति जो जटिल होती है, जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे नहीं। अब पी कक्षक की बात की जाए तो पी के अंदर जो डंबल होते हैं वो उनके अक्षों के अनुदेश विन्यासित होते हैं। अक्ष आपको पता है 3 होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर डंबल आपका एक्स के अनुदिश है तो इसको हम बोलेंगे पी एक्स। और अगर वाई के अनुदिश अगर डंबल आया हुआ है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्स के अनुदिश ऐसे बना है। अगर वाई के अनुदिश है तो उसको हम बोलेंगे पी वाई, तो ये वाई के ऊपर आ जाएगा ऐसे, इस प्रकार से। और अगर जेड का अनुदिश है तो उसको बोलेंगे पी जेड। इस प्रकार से तीनों अक्ष पर विन्यास होते हैं। डी कक्षक की बात की जाए तो डी के अंदर क्या होते हैं, जो डंबल होते हैं वो अक्षों के बीच में होते हैं। जिस प्रकार से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों आपके डी एक्स वाई, डी वाई एक्स, डी जेड एक्स। तीसरा आपका होगा चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स के ऊपर 2 बार और वाई के ऊपर 2 बार। डंबल की पुनरावृत्ति इन्हीं अक्षों के ऊपर हो रही है। और 5वां जो कक्षक है उसके अंदर होगी डी जेड स्क्वायर, मतलब दोनों डंबल आपके जेड के ऊपर ही ऑलओपिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा कि कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे कक्षक होते हैं। और कक्षक के अंदर अगर बात की जाए तो कक्षक के अंदर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। अगर एस की बात की जाए तो एस में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 भरेंगे कैसे, क्या हम इस प्रकार भरेंगे 6 के 6? नहीं, अगर ऐसा भर रहे होंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले तीनों कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जब तक कि तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए तब तक 2 इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। इस प्रकार यहां पर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कक्षक के अंदर दोनों कक्षक की जो चक्रण होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं वो। और चक्कर लगाते वक्त इनकी जो चक्रण जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। इनकी जो क्वांटम संख्या होती है वो 4 टाइप की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विकोणीय क्वांटम संख्या l और चुंबकीय क्वांटम संख्या m, और चौथी होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या s। किसी भी परमाणु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होती है। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, क्वांटम संख्या है n l m s। तो मैंने बोला है किसी भी एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होती है। उनके n l m और s, इन तीनों में से n l m मुख्य क्वांटम संख्या, द्विकोणीय और चुंबकीय, ये तीनों समान हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या हमेशा क्या होगी, भिन्न होगी। अगर किसी की चारों क्वांटम संख्या समान है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, अलग कहलाएगा, वो गलत कहलाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी
वर्ताकार कक्ष में जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन हैं, घूमते हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों कण संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती है। 3 समान होगी, चौथी हमेशा क्या होगी, अलग ही होगी। अब चक्रण कण संख्या का मतलब क्या है कि कोश के अंदर, वर्ताकार कोश के अंदर जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं। एक अगर वामावत करेगा तो दूसरा दक्षिणावत करेगा। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा वामावर्त है तो उसको अपन लिखेंगे +1/2 से, और अगर दक्षिणावर्त उसका गुणन हो रहा है तो उसको अपन लिखेंगे -1/2 से। क्या लिखेंगे? -1/2 से। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉनों का s जो चौथी कण संख्या है वो हमेशा अलग अलग होती है। इसलिए हम प्रत्येक कक्षक के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन का व्यवहार दर्शा रहे हैं वो हमेशा अपन उल्टे तीर से दर्शाते हैं, ताकि इन दोनों का गुणन क्या हो, एक वामावर्त और दूसरा आपका दक्षिणावर्त होगा। इस प्रकार से हम एक कक्षक के अंदर इसका विन्यास पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी परमाणु के अंदर हम इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरेंगे, उनके बढ़ने का जो विन्यास होता है बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों के अनुसार, जो कि हम बढ़ने वाले ऑब्बो नियम के अनुसार। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास को। सबसे पहले अपन एलिमेंट लेंगे हाइड्रोजन, सबसे सरलतम तत्व हाइड्रोजन, जिसका आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 1। इट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1। अब 1 होगा तो आपको पता है ये कोश है 1 और उपकोश इनके अंदर s होगा, तो आपको पता है s के अंदर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 1। अब आपको पता है s का कक्षक 1 होता है और उस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, 1 ही है, तो हम 1 भर लेंगे। ओके, इस प्रकार से इसमें हम 2 नहीं भर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी आपका 1 है, तो हम 1 ही भरेंगे। अब अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो देखो, पहला कक्षक होगा आपका 1s2, 2s2, अब 2p, और 2p के अंदर आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पर कितने होते हैं, s में 2, 2 और 2 4, और 4 और बचे कितने यहाँ पर 2, इसलिए 2p के अंदर कितने आएंगे, 2 आएंगे। आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन बचे हुए कितने, उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ते हो जाना है। s है तो s का कक्षक 1 होगा, तो इसके अंदर पहला कक्षक है तो इस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। दूसरे के अंदर ही आपका उपकोष आपका s है, और दूसरे जो एक कोश है उसके अंदर उपकोष आपका p है, और p के अंदर आपका कक्षक 3 होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक वामावर्त दूसरा दक्षिणावर्त, दूसरे के अंदर भी एक वामावर्त दक्षिणावर्त, और p के अंदर अब आपको देखना है 2 है। तो आप अगर दोनों एक ही कक्षक में भरोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब तक कि आप सभी इलेक्ट्रॉन p के अंदर है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में एक एक ना आ जाए, तब तक चौथा इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। तो पहले आपको एक एक कक्षक को फिल करते हुए जाना है, उसके बाद अगर आए तो करना है। तो एक px हो जाएगा, एक p वगैरह, और pz क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो देखो इसके अंदर 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। अब गिनो एक बार, 6 2 8 और 10 10 हो गए, बचा कितना, 1। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में आ जाएगा, 3s1 में आ जाएगा, 3s1 में आ जाएगा। अब एक कक्षक की बात करते हैं। तो देखो पहले के अंदर आपका s के अंदर कक्षक 1 हो जाएगा, दूसरे के अंदर भी आपका s उपकोष है, इसके अंदर कक्षक 1 हो जाएगा। दूसरे p के अंदर आपके p उपकोष है तो उसके अंदर कक्षक कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 और 3। तीसरे के अंदर आपका उपकोष s है तो इसमें कक्षक आपका 1 होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। s में इलेक्ट्रॉन आपके 2 आ जाएंगे, 2s के अंदर भी 2 आ जाएंगे, 2p के अंदर अब आपको देखो एक एक बनना है, एक इसमें, एक py के अंदर, एक pz के अंदर। अब चौथा आपका युग्मन होगा इस प्रकार, ठीक है। s के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन 1 ही है तो अपन 1 ही भरेंगे, क्लियर ना। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास इसी प्रकार से लिख पाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया है और मैंने बताने का कष्ट किया है कि इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लिख सकते हो। अब इसका आप साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ज्ञात लेते हैं। देखो S है तो S में आपका कोष 1 ही है तो नाभिक के 4 और कोष 1 बताया, और उसके अंदर S में इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 बता दिया। कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के अंदर 1 और
2 2 मतलब इसके अंदर कोष कितने, नाभिक के 4 और 2 कोष है। इस प्रकार हमने ये 2 कोष बनाए। पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपन पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, और दूसरे के अंदर देखो यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, 3 और 4। क्लियर ना। इस प्रकार आपका 4 खाली रह जाएंगे और इसकी आवश्यकता पूरी होगी, पूरी करने के लिए 4 किसी तत्व से सहायता करेगा। अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम में आप देखो पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसमें कितने कोष हो गए, नाभिक के 4 और 3 कोष हो गए। ये नाभिक, पहला कोष, दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। इस प्रकार से आप देखो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन आपके 2 भरे हुए, तो अपन यहाँ पर 2 भर लेंगे। दूसरे कोष के अंदर भी आपके 2 और 6 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे कोष है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 भरेंगे। अब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये सोडियम क्या करता है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन दान करके ये सोडियम प्लस धन आयन बन जाता है। इस प्रकार से अपन अलग अलग तत्वों की जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपके लिए एक बेसिक सहारा बताया मैंने। तो इस ऑब्बो नियम के अनुसार अपन विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख करके उसके अंदर उपस्थित कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम भी हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।